हाँ, गूगल के हिसाब से मैंने शॉर्ट फ़िल्म्स की थी। दिस वाज़ माय फर्स्ट फीचर फ़िल्म। तो आपको कैसे ऑफर हुई है? क्योंकि यामी से मैंने ये बात पूछी, सेम विद यू, आपकी इमेज भी एकदम है ना, ब्यूटीफुल जोधा। तो एज़ एन एक्टर मैं तो अपने आप को वर्सेटाइल ही रखना चाहती हूँ। मैं इसमें नहीं उलझती हूँ कि मुझे कोई कैसे परसीव कर रहा है। क्या होता है ना, हर चीज पे कंट्रोवर्सी जबरदस्ती क्रिएट की जाती है, बट मैंने बहुत सारे शाहबानों को लेटर्स लिखे कि व्हाट एज़ अ कैरेक्टर आई फील व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग सर्टेन थिंग्स टू यू। कितने लोगों ने पहचाना इस फिल्म में? कि पहले तो मूवी बहुत अच्छी लगी, फिर आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा एंड दे लव्ड सीइंग मी ऑन द बिग स्क्रीन। तो मैं इसको बस एज अ अप्रिसिएशन ही बिल्कुल, लूंगी। इट इज एन अप्रिशिएशन। बट ये ब्रेक थ्रू करना कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको एज एन एक्टर सीरियसली ले मूवीज़ के लिए, उसकी एक लंबी जर्नी रही है। उसके लिए आई हैव टेकन सम कॉन्शियस चॉइस ऑफ टेकिंग ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन फॉर अ वाइल। आई जॉइन लॉट मैनी वर्कशॉप्स। अतुल मुंगिया सर की भी मैंने वर्कशॉप की, रुपेश टिल्लू सर, कुलविंदर बख्शिश, राघव अग्रवाल। दिमाग में आया था कि एक्टर ही बनना था या यू वांटेड टू बी समथिंग एल्स और फिर बन गए आप? इंदौर शहर में पापा मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर और पढ़ाई लिखाई का घर में माहौल। जैसे जैसे मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, ग्रोथ हुई है लाइफ में। ये किताब का पढ़ना मुझे जोधा के ऑडिशन में कितना काम आएगा। क्लिष्ट हिंदी और जोधा के ऑडिशन में सबसे पहली चीज़ थी कि आपकी हिंदी एकदम साफ और नेचुरल लगनी चाहिए। आप क्लिष्ट हिंदी बोलो। ओटीटी अगर कोई हाँ, आई एम अच्छा, एब्सोल्युटली ओपन फॉर इट। मतलब ओटीटी पे कई बार कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बोल्ड होते हैं, तो यू आर ओपन टू दैट? और यदि हर एक्टर चाहता है कि उसे उसका हक मिले, और फाइनली यू हैव डन अ फिल्म बाय द नेम हक, which is critically very well appreciated, और बिजनेस वाइज भी इट इज डूइंग गुड। सो एक तरह से, हालांकि गूगल के हिसाब से आपने 2 फिल्में पहले और की हैं, उनमें शायद छोटे छोटे से रोल रहे होंगे, बट दिस इज लाइक समथिंग जो पहला बिग स्क्रीन बड़ा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, गूगल के हिसाब से मैंने शॉर्ट फिल्म्स की थी। दिस वाज माय फर्स्ट फीचर फिल्म एंड आई एम सो हैप्पी द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स द मूवी इज़ गार्नरिंग, बिकॉज ऐसी मूवीज़ की ज़रूरत है इस देश को। और मुझे लगता है कि बहुत खुशी होती है मुझे। कई सारी फीमेल्स आ रही है, स्पेशली फीमेल्स, दे आर जस्ट लविंग इट। और वो मुझे आकर काफ़ी कह रही, कई टाइम बाद ऐसी मूवी थिएटर में देखने को मिली है जिससे हमने बहुत कनेक्ट किया है, बहुत रिलेटेबल फील किया है। तो आपको कैसे ऑफर हुई है? क्योंकि यामी से मैंने ये बात पूछी क्योंकि यामी की भी जो एक इमेज है, लाइक वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, और ये बहुत हार्ड हिटिंग कैरेक्टर है। सेम विद यू, आपकी इमेज भी एकदम है ना, वेरी ब्यूटीफुल जोधा। तो देन इस तरह का कैरेक्टर, तो हाउ इट वाज अप्रोच्ड एंड हाउ यू थॉट कि मैं इस तरह का कैरेक्टर जो है मैं कर लूंगी? नहीं, जोधा वाज आल्सो अ वॉरियर इफ यू वॉरियर, लेकिन वो कहीं ना कहीं ना, हाँ। वो बहुत ही वैसा वॉरियर था। बहुत उसकी खूबसूरती में आप सबसे पहले स्टक हो जाते हो, बाकी चीजें सेकेंडरी आती हैं। तो एज एन एक्टर मैं तो अपने आप को वर्सेटाइल ही रखना चाहती हूँ। मैं इसमें नहीं उलझती हूँ कि मुझे कोई कैसे परसीव कर रहा है। तो उसी अप्रोच से ऑडिशन आया था मेरे पास एंड आई रियली वांटेड टू बी वेरी ऑथेंटिक इन द ऑडिशन। और मैंने उसका काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन किया था। तो प्रिपरेशन में तब उसमें सीन ऐसा था कि समवेयर माई कैरेक्टर इरम, शी इज़ काइंड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द कॉमन women of society who succumb to the societal condition and patriarchal mindset। तो वो सीन जो था मैं शाहबानू को समझा रही हूँ कि मत झमेले में पड़, मान जा। तो उस तरह की मेरी बातें थी। बट उसे ऑथेंटिकली परफॉर्म करने के लिए हम एक्टर्स बहुत तरह तरह की पद्धतियाँ अपनाते हैं। तो समहाउ आई जस्ट फेल्ट आई शुड स्टार्ट राइटिंग लेटर्स। मतलब अपने प्रिपरेशन में मैंने 3 दिन का टाइम मांगा था। शिवम गुप्ता कास्टिंग डायरेक्टर जो थे, का थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो प्रिपरेशन के लिए। और मैंने बहुत सारे शाहबानों को लेटर्स लिखे कि व्हाट एज अ कैरेक्टर आई फील व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग सर्टेन थिंग्स टू यू। मुझे क्या लगता है, क्या सही है, क्या गलत है, ज़माने भर की चीज़ें। और वो करते करते उस प्रेपरेशन में बस आई जस्ट गॉट द फ्लो एंड व्हेन आई गेव द ऑडिशन रियली कनेक्टेड वेल विथ इट। तो सुपन वर्मा को बहुत अच्छा लगा मेरा ऑडिशन एंड देन फाइनली आई गॉट द रोल। तो उसके बाद जब इस तरह की अप्रिशिएशन मिलती है, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी फिल्म रही जो मुझे ऐसा लगता है ना, एक मूवमेंट बन जाती हैं कुछ चीज़ें, मतलब इट इज़ बियॉन्ड रिलीजन। कुछ आजकल क्या होता है ना, हर चीज़ पे कंट्रोवर्सी ज़बरदस्ती क्रिएट की जाती है, बट ये एक ऐसी फिल्म रही जिस पे कोई कंट्रोवर्सी नहीं हुई, जिस पे मतलब बियॉन्ड रिलीजन लोगों ने ये बात की कि भाई ये एक औरत के हक की कहानी है। तो
आपको किस तरह से इसकी सक्सेस को आपने किस तरह से देखा? हाँ, ये थॉट प्रोसेस सबका बहुत क्लियर था फ्रॉम डे वन। जो मेकर्स हैं, सारा कास्ट क्रू, उनके दिमाग में क्लियर था ये कहानी एक औरत की है जो अपनी अपनी हक के लिए खड़ी हुई है, जो लड़ाई में सारे पैरामीटर्स ऑफ दिख रहे हैं हमें, रिलीजन दिख रहा है, ज़माने भर की चीज़ें दिख रही हैं, बट जो इंटेंशन था, जो मोटिव था, वो बहुत क्लियर था कि एक फ़ीमेल अपनी वॉइस रेस करती है एकदम पेट्रियार्कल माइंडसेट वाली सोसाइटी में, और वो कैसे स्टैंड लेती है खुद के लिए, खुद के हक के लिए। तो ये बहुत क्लैरिटी थी, इसलिए वो इंटेंशन बहुत प्योर था और वही सर्कुलेट हुआ। आई थिंक उसी चीज़ को ऑडियंस ने भी रिसीव किया, इसलिए वो किसी भी तरह की पॉलिटिकल उस सब चीज़ों में नहीं फंसी। आपको कितने लोगों ने पहचाना इस फिल्म में? मतलब जो आपको जानते थे, जिनको आपने नहीं बताया था कि मैं ये फिल्म कर रही हूँ, कोई ऐसे थे जिन्होंने नहीं पहचाना, जिसको बाद में आपने बोला कि अरे मैं भी उस फिल्म में थी? नहीं नहीं, एक्चुअली काफ़ी लोगों ने पहचाना, मुझे बहुत सारे मैसेजेस आए कि पहले तो मूवी बहुत अच्छी लगी, फिर आपको देखा तो बहुत अच्छा लगा, एंड दे लव्ड सीइंग मी ऑन द बिग स्क्रीन। तो पहचान तो सब गए थे। नहीं मतलब मुझे थोड़ा सा आपका लुक उसमें ऐसा लगा कि मतलब जैसे हम आपको देखते आए हैं, तो थोड़ा सा उतना इजी नहीं था अच्छा, पहचानना। ऐसा अच्छी बात है हाँ, एक एक्टर को। बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल ही। हाँ। मतलब एक आध तो एक्टर हैं, उनसे मैं हर बार पूछता हूँ कि इस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर है, मतलब शी प्ले साइड कैरेक्टर्स, तो वो पहचान में ही नहीं आती है मुझे। वो फिल्म देख के आ जाता हूँ, मैं भी थी उस फिल्म में, मैंने कहा थी कि उस कैरेक्टर में, मैंने कहा अरे वो आप थी। तो वो कई बार आई थिंक दैट इज द ब्यूटी ऑफ एक्टिंग, कि मुझे लगता है कि आप इस तरीके से किरदार में घुस जाते हो कि आपको पहचानना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं इसको बस एज अ अप्रिसिएशन ही बिल्कुल, लूंगी। इट इज एन अप्रिशिएशन। तो छोटे पर्दे से बड़े पर्दे का जो ट्रांजिशन हुआ, छोटे पर्दे पे हम एक एपिसोड आता है 30 मिनट का, ठीक है, उसमें कई बार तो ऑलमोस्ट हम 25 मिनट होते हैं, बट यहाँ पे कम स्क्रीन टाइम में आपको ज़्यादा इम्पैक्ट छोड़ना है। ये चैलेंज कैसे आपने परसीव किया? एक्चुअली सबसे बड़ा चैलेंज, एक बार आने के बाद तो इतना बड़ा चैलेंज नहीं होता है, वो तो फिर आप ऑनेस्टी से, आपको जो किरदार मिला है, जो लाइंस है, जितना आपके हाथ में है आप उतना कर देते हैं ऑनेस्टी के साथ। बट जो ये ब्रेक थ्रू है कि आप एक टेलीविज़न मीडियम से आ रही है, इवन तो आप, मेरे दिमाग में सेग्रीगेशन मैंने नहीं रखा है कि मैं टेलीविज़न हूँ, मैं थिएटर भी करती हूँ, मैं टेलीविज़न भी करती हूँ, मैं मूवी भी कर रही हूँ। तो आई जस्ट वांट टू कीप इट वेरी क्लियर इन माय माइंड एटलीस्ट। दुनिया, वर्ल्ड, मार्केट तो सब इस तरह से सेग्रीगेट कर ही रहा है। बट ये ब्रेक थ्रू करना कि कास्टिंग डायरेक्टर आपको एज एन एक्टर सीरियसली ले मूवीज़ के लिए, उसकी एक लंबी जर्नी रही है। उसके लिए आई हैव टेकन सम कॉन्शियस चॉइस ऑफ टेकिंग ब्रेक फ्रॉम टेलीविजन फॉर अ वाइल, so that I can prepare more on my craft. I can understand nuances of performance in detail. I joined lot many workshops. अतुल मुंगिया सर की भी मैंने वर्कशॉप की, रुपेश टेलू सर, कुलविंदर बख्शिश, राघव अग्रवाल, ज़माने भर की एक्टिंग की पद्धतियाँ जो मैंने इतने समय से उस पर काम नहीं किया था, माइजनर, स्टैनिस्लैवस्की, ब्रेथ टेक्निक, माइकल चेकॉव, मैकक्लेन, देयर सो मेनी टेक्निक्स। तो मैं इन सब चीज़ों से एक्सपोज होती रही, और ये लगभग 3.5 साल की जर्नी में मैं अपने आप को और रमाती गई, प्रिपेयर करती गई कि कल को एक ऑडिशन की अपॉर्चुनिटी आती है तो आई शुड बी रेडी टू क्रैक इट। तो उसके बाद जो एक किरदार मिल जाता है तो आप ऑलरेडी यू ओन दैट स्पेस, फिर वो इतना मुश्किल नहीं लगता है कि अब मैं इसे कैसे अपना इम्पैक्ट डालूं, क्योंकि इतना दिमाग से अगर ये मैं उस किरदार के अंदर ये सोचूं कि अब मैं इम्पैक्ट डालूंगी तो वो डिसऑनेस्टी भी हो जाएगी और आप फंस जाओगे, अपने दिमाग में उलझन में फंस जाओगे। इससे अच्छा है जो फ्लो आ रहा है उस फ्लो में जितनी ऑनेस्टी से, सिंसियरिटी से आप कर सकते हैं आप करिए। बाकी जो जर्नी की प्रिपरेशन है वो एक बड़ा चैलेंज है। तो हक के बाद चीज़ें पॉजिटिवली आगे बढ़ी हैं और हाँ जी, मैं थैंकफुली मुझे एक और फिल्म मिल गई है, तो तो ऑलमोस्ट इस मंथ के एंड में ही मैं श्रीनगर शूट करने जा रही हूँ। 15 दिन का स्केड्यूल है मेरा, उसमें राजीव खंडेलवाल हैं, बाकी अभी नाम तो फिलहाल मैं नहीं ले सकती हूँ, बट हाँ इट्स अ गुड प्रोजेक्ट। अच्छा, व्हेन यू थॉट ऑफ एक्टिंग, कब दिमाग में आया था कि एक्टर ही बनना था, या यू वांटेड टू बी समथिंग एल्स और फिर बन गए आप? नहीं, मुझे तो मतलब अगर मैं बहुत पीछे मुड़कर देखूँ तो दूर दूर तक जहन में था नहीं, शायद अंदर दबी ख्वाहिश रही होगी, बट मुझे इम्पॉसिबल ही लगता था क्योंकि इंदौर शहर में पापा मेरे गवर्नमेंट ऑफिसर और पढ़ाई लिखाई का घर में माहौल, तो वो सोचा तो नहीं था एक्टिंग की जर्नी। और मैंने भी पढ़ाई की, MBA किया पुणे से,
सिम्बायोसिस सबको ऐसे ही लगता है, पर मैंने क्योंकि एक टाइम ऐसा था एमबीए की फुल फॉर्म हो गई थी, मैं भी आया, तो जिसको कहीं एडमिशन नहीं मिलता था वो सिम्बायोसिस में कॉरेस्पॉन्डेंस में एडमिशन ले लेता था। हाँ नहीं, मैंने प्रॉपर रेगुलर एमबीए नहीं, किया है। मैं एक बात कह रहा हूँ आपको कि I क्योंकि क्या know, होता था yeah. एक टाइम पे जब मैं भी पढ़ रहा था ना, तो उसमें था कि ठीक है एक एमबीए तुम यहाँ से कर लेना, तो मतलब जिसको देखो पुणे सिम्बायोसिस, नहीं, सिम्बायोसिस। आई डिड फ्रॉम इंदिरा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट Okay. पुणे, और वहाँ पे मैंने बड़ी शिद्दत से 2 साल एमबीए किया, और एमबीए करते करते एक दिन मैं एफटीआई में गई थी घूमते फिरते कि देखूँ ज़रा एक्टिंग की दुनिया में। होती क्या बट इतना थॉट प्रोसेस, इतना विजन स्ट्रांग नहीं था ना, इतना कॉन्फिडेंस था, तो फिर एक ही दिन घूम फिर के लौट के आ गई कि चलो एमबीए ही कंटिन्यू करते हैं। तो खैर वो तो फिर बहुत सारी सी जर्नी अलग अलग मोड पर कुछ कुछ होता रहा, बट मोस्टली आफ्टर मैरिज माई हस्बैंड एक्चुअली मोटिवेटेड मी टू, that time I was married and I was in Ahmedabad. Okay. So my husband literally pushed me, go to Mumbai and start your career as an actor, just try for it. क्योंकि दबी दबी उनको दिख रहा था कि मैं घर में बैठ के, मैंने फिर कॉर्पोरेट जॉब भी नहीं लिया था एमबीए करके, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था कि वो फिट है, वो कुछ मिसमैच लग रहा था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया आइडिया। बट मुझे ये ज़रूर था कि मुझे कुछ करना है, तो घर पे बैठ के मैं एक्चुअली बस वीडियो बनाती थी। उस समय ना इंस्टाग्राम था ना कुछ वैसा नहीं था, बट मैं फिर भी अपनी रील खुद ही बनाती थी। और मेरे हस्बैंड ने वो नोटिस किया, उन्होंने कहा कि इतना ही तुम्हें शौक है तो जाओ मुंबई में ट्राई करो, एंड दैट हाउ आई केम टू मुंबई एंड स्टार्टेड माई जर्नी। थिएटर से शुरुआत की। हाँ, मैंने 2 साल पहले थिएटर तो किया। you born and brought up in Indore and married in Ahmedabad. नहीं, इंदौर में था, मेरे हस्बैंड का पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई थी। ओके पोस्टिंग अहमदाबाद में हुई। देन अब मुंबई, फिर मुंबई आ गए। तो अब आप अभी तो यहाँ जो है फैमिलीज इन मुंबई के नाउ। या तो जब आए तो जोधा अकबर, आई मीन योर जर्नी कांट बी कंप्लीटेड, तो वो किस तरह से वो सीरियल मिला? क्योंकि वो एक बहुत ही, आई मीन आपके करियर का भी कह लीजिए, रजत टोकस के करियर का भी कह लीजिए, और इन जनरल टीवी में जो एक इस तरह के सीरियल्स बनते हैं उनमें एक बड़ा आइकॉनिक सीरियल रहा। हाउ यू गॉट दैट ब्रेक? मैं तो बस ऑडिशन ही दे रही थी। अच्छी बात ये थी कि मैं कभी भी सेटल नहीं हो गई, कंफर्ट जोन में नहीं गई। हमेशा एक कंफर्ट जोन जैसी मुझे मेरी लाइफ में आता है, मैं उससे बाहर निकल कर और कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करती हूँ। लाइक लिटरली आफ्टर मैरिज अहमदाबाद में मेरी बहुत लग्जरियस लाइफ चल रही थी, फुल कंफर्ट में, मुझे एकदम ऐशो आराम से मैं जी रही थी, बट मेरे अंदर ही था नहीं कुछ करना है। और फिर धक्के खाते हुए फिर मुंबई की जर्नी शुरुआत में तो आपको पता ही है कि इट्स अ टफ जर्नी। यहाँ पे हॉस्टल में रहना, एक छोटे अकेली आई। शुरुआत में तो मैं अकेली आई क्योंकि मैं भेज दिया कि भाई जाओ, हाँ, बिकॉज ही वाज ऑलरेडी न्यूली पोस्टेड इन अहमदाबाद, सो ही couldn't take transfer so easily. It took him a while to get transfer. So I came alone and then I started living in a girls hostel. और वहाँ पे वो अचानक से मेरे लग्जरियस घर की जगह अब वो छोटा सा बेड, छोटा सा रूम। और पहली बार मुंबई, जितना ऐसा मूवीज़ में, मैं भी मुंबई पहली बार आई थी, और वो जो हमने तो ग्लैम मुंबई दिखता है ना, आहा चकाचौंध बॉलीवुड, यहाँ आके पता चला माचिस के डब्बे जैसे। तो मैं बोलने ही वाला था, माचिस के डब्बे। मतलब हम दिल्ली में भी हमारे घर होते हैं, मतलब यहाँ तो, मतलब दिल्ली में तो ऐसा लगता है कि अच्छा इतना बड़ा घर दिल्ली में रेंट करना है तो मिलेगा 25,000 का, बॉम्बे में 1,25,000 का। बहुत इतना फर्क है, ह्यूज डिफरेंस है। और आपकी आदत नहीं है। मैं इंदौर में बॉर्न एंड ब्रॉट अप, तो वहाँ पे भी बड़े बड़े घर, हमारे बंगले रहते हैं। अहमदाबाद में अच्छा खासा लग्जरियस फ्लैट था, पर मुंबई में अचानक से वो छोटा स्पेस और ऑब्वियसली वो सब चीज़ें। तो कंफर्ट जोन की जहाँ तक बात है, तो पर मुझे लगता है जैसे जैसे मैंने अपने कंफर्ट जोन को छोड़ा, चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया, ग्रोथ हुई है लाइफ में। सेम चीज़ एक सीरियल इंडस्ट्री में कंफर्ट जोन आ गया था, बट अब मुझे था कि नहीं, आई शुड वर्क मोर ऑन माई सेल्फ, तो उसको मैंने ब्रेक किया। तो जोधा के टाइम पे यही हुआ। मैं ऑलरेडी बहुत अच्छे से शोज़ चल रहे थे मेरे, रुक जाना नहीं, तेरे मेरे सपने। एक टाइम पे मैं 2 शोज़ भी करी थी। सपने आपका पहला शो? तेरे मेरे की पहले एक छोटा 1 दिन का रोल था गुलाल में, जिसमें पंकज, वो बड़ा कमाल का किस्सा है। तो बेसिकली क्या हुआ, स्फेयर ओरिजिन में 1 ही दिन का रोल मुझे मिला, और मुझे भी था कि चलो शुरुआत है, 1 दिन का रोल एक्सेप्ट कर लिया, तो उसमें मैं मर चुकी हूँ शो में। बट वो उनकी बैक स्टोरी में 1 दिन का मैं आती हूँ। तो मेरा फर्स्ट डे शूटिंग एक्सपीरियंस, और वहाँ पे ना उस समय पंकज त्रिपाठी इतने बड़े नाम नहीं था, मतलब वो भी गुलाल सीरियल में थे और मैं भी उनको इतना जानती नहीं थी। तो मुझे उनके पास में चेयर लगा के बैठा दिया। मैं उन कलाकार को सल्यूट करना चाहूँगी कि क्यों एक कलाकार इतना बड़ा कलाकार बनता है। उसका एक छोटा सा एग्जाम्पल बस मैं देना चाहती हूँ अपने इस एक्सपीरियंस से,
कि मैं उनके पास बैठी और उन्होंने मुझे देखा और वो रोने लगे, फूट फूट के रोने लगे। नॉर्मल नहीं, ऐसे फर फर आंसू बह रहे हैं। मैं भी कॉन्शियस, मेरा पहला दिन है, रो क्यों रहे हैं मुझे देख के इतना, और मैं भी घबरा भी गई। जो भी है मैंने पूछा भी नहीं, शॉर्ट वॉट हो गया। उसके बाद मैंने पूछा सर आप क्यों रो रहे थे? तो उन्होंने कहा तुम मेरी बेटी हो उस सीरियल में, और मैं ना रोज़ फ़ोटो फ्रेम में तुम हो वहाँ पर, मैं रोज़ तुमसे बात करता हूँ। तो वो बात करते ऐसा कनेक्शन मेरा बन गया है कि जैसे ही तुम साक्षात मेरे सामने आई तो मुझे, अच्छा ये चीज़ मैं पूरी तरह से भूल गई थी। जब कई साल बाद जब पंकज त्रिपाठी सर को जैसे बहुत देखा हमने कि अब तो क्या मुकाम उन्होंने हासिल कर लिया, तो मुझे ये किस्सा याद आया, अरे ये तो वही है। फिर मुझे याद आया कि ये इससे कहते हैं उस कलाकार की ईमानदारी, कि हम आंसू छिपा मतलब बचा के रखते हैं एक्टर की, यार ज़बरदस्ती ना बहाएं। उन्होंने क्या फ़्लो करते थे वो, मतलब वो इमोशन ऐसे उनके बाहर आया, कितनी ईमानदारी से वो कनेक्ट किया, वो क्या उनका, तो मैं बहुत प्रभावित हुई थी उससे। वो किस्सा मुझे फिर ऐसे जहन में छप गया। तो हाँ, बार बार मैं घूम के वही आ रही हूँ। तो ये सारे शोज़ मेरे चल रहे थे, रुक जाना नहीं वगैरह, और तेरे मेरे सपने, उसी दौरान लगातार बैक टू बैक कैरेक्टर रोल्स करती जा रही थी मैं। बट मैं फिर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं और अपने आप को ना तैयार, शायद यूनिवर्स भी आपको तैयार कराता है। तो मैं, पापा मेरे हिंदी, मतलब पीएससी पापा ने की थी, तो हिंदी बहुत अच्छे से रुझान है पापा का हिंदी सब्जेक्ट पे। तो हमारे घरों में ना, हमारे घर में बहुत ऐसी मोटी मोटी हिंदी की पोथियाँ हैं, अच्छी अच्छी किताबें हैं, शिवाजी सावंत के मृत्युंजय, छावा जैसी किताबें। तो मैं वो उठा के ले आई, और सेट पे जैसे ही मुझे टाइम मिलता था मैं किताबें पढ़ती थी बैठ के। और उस समय मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि ये किताब का पढ़ना मुझे जोधा के ऑडिशन में कितना काम आएगा। क्लिष्ट हिंदी, और जोधा के ऑडिशन में सबसे पहली चीज़ थी कि आपकी हिंदी एकदम साफ़ और नेचुरल लगनी चाहिए, आप क्लिष्ट हिंदी बोलो, और वो चीज़ मुझे वहाँ पे हेल्प की। तो इस तरह से फिर जो भी है उनको लुक पसंद आया एकता मैम को, और फिर जोधा ने लाइफ चेंज की। हाँ, एज एन एक्टर तो मैं डेफिनेटली कहूँगी कि उसने बड़ा मुकाम दिया है, और आज तक वो बरकरार है। मतलब आज तक लोग उस किरदार की वजह से मुझे इतना, मतलब याद रखते हैं या प्यार करते हैं। तो उसका लगता है हर एक्टर की जो सक्सेसफुल होता है, कोई ना कोई एक कैरेक्टर होता है जो हमेशा याद किया जाता है। मतलब बच्चन साहब होंगे, शहनशाह बोला जाएगा, शाहरुख खान किंग। तो ये मुझे लगता है ये किरदार मिलना भी किस्मत होती है कि भाई मतलब आपको एक कैरेक्टर ऐसा हो गया जो आपको जब आप कहीं बैठेंगे तो आपसे उसके बारे में बात की जाएगी। एक अच्छी बात तो ये है कि आपको उससे याद रखा दूँ। एक बार बुरी बात ये भी है कि आपको सिर्फ उसे टाइप कास्ट हो जाते हैं। ये टाइपकास्ट, हाँ, ये है, लेकिन फिर वही बात है ना कि एज एन एक्टर फिर आपके आगे चैलेंज तो वही है ना कि आप कैसे खुद को आगे प्रूव करते हो। एग्जैक्टली। तो हालांकि उसके बाद भी कुछ शोज़ किए, सोशल ड्रामा किया, तो उसमें भी काफ़ी अच्छा एक्सेप्टेंस मिला। बट हाँ, मुझे एज एन एक्टर, मतलब मेरे लिए एज परिधि की जर्नी में जोधा का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, पर मैं उससे आउटग्रो कर गई हूँ। वो मेरे लिए अब एक किरदार था जो मैंने निभा दिया, जी लिया अच्छे से। मैं अब उससे इतना कनेक्ट या रिलेट नहीं करती हूँ। ऑडियंस के जहन में अभी भी है, जो कि ठीक है। मतलब मैं ज़रा सी भी कुछ बात करती हूँ कि मुझे अब और दूसरी चीज़ एक्सप्लोर करें, तो कुछ फैंस बड़े नाराज़ हो जाते हैं कि अरे नहीं नहीं नहीं, आप तो बस जोधा ही हो। आप जोधा ही हैं। बट ठीक है, बट एज एन एक्टर आई वुड वांट टू डू वर्सेटाइल रोल एंड ग्रो एज एन एक्टर। आगे बढ़ना ही है, जिंदगी का मतलब ही चलते जाना, शो मस्ट गो ऑन। तो जोधा जब सीरियल खत्म हो गया उसके बाद करियर में किस तरह की मुश्किलात आई? जोधा के बाद तो मैंने ब्रेक लिया था फिर से, क्योंकि दैट आई वांटेड टू ग्रो माय फैमिली। तो वो मदरहुड की एक जर्नी रही मेरी, तो वो ब्रेक लिया मैंने। और मैंने ना बहुत ऐसा कैलकुलेट कभी किया ही नहीं लाइफ में कि काफ़ी हद तक मैं सरेंडर और फ्लो में ही रहती हूँ कि जो यूनिवर्स चाह रहा है वो हो रहा है। इतना प्लान्ड और वैसा मैंने कभी अपने आप, मतलब वो मेरा रवैया भी नहीं रहा है ज़िंदगी को जीने का भी। थोड़ा ईज़ में ही रहती हूँ मैं कि ठीक है अपने कर्म करते रहो, बाकी जो भी है यूनिवर्स विल टेक केयर। तो ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैंने डिसाइड किया कि आई एम रेडी टू वर्क अगेन, तो मुझे फिर अच्छे कुछ शोज़ मिल गए, पटियाला बेब्स मिला। मैंने फिर उसके बाद और भी शोज़ किए। लास्ट शो मेरा चीकू की मम्मी था, और फिर मैंने वापस एक कॉन्शियस चॉइस लिया कि फिर से ब्रेक लेते हैं, अब मुझे और भी होराइज़न अपना ब्रॉडन करना है। तो फिर अब ये मूवी की जर्नी शुरू हुई है। तो अब टीवी की तरफ वापस लौटने का इरादा नहीं है अब?
इसी जर्नी में ऐसा आगे ऐसा बढ़ना कुछ भी नहीं है कि इरादा नहीं है। अगर बहुत ही अच्छा ऐसा किरदार होगा जो मुझे लगेगा करने लायक और मैं उसे कनेक्ट करूँगी तो आई एम ओपन फॉर ऑल मीडियम्स। मैंने आपको शुरू में कहा ना कि मैंने अपने दिमाग में वो सेग्रीगेशन नहीं रखा है, बट बशर्ते मैं मना किए हैं मैंने अभी टीवी के ऑफर्स को, क्योंकि मुझे वो जैसा मैं करना चाहती हूँ कुछ हट के कुछ अलग वैसा नहीं मिला है, तो फिर आई एम वेटिंग। और मीनवाइल एक्सप्लोरेशन तो चल ही रहा है। ओटीटी अगर कोई हाँ, आई एम अच्छा एब्सोल्युटली ओपन फॉर इट। मतलब ओटीटी पे कई बार कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो बहुत बोल्ड होते हैं, तो यू आर ओपन टू दैट कि अगर कैरेक्टर अच्छा है तो देखेंगे, अभी मैंने सोचा अभी नहीं इस ऐसा बारे में। सोचा नहीं, बट एटलीस्ट ऐसा नहीं है कि ये नहीं करना है। नहीं, लिमिटेशंस तो है, ऐसा नहीं है कि मैं मतलब आई एम ओपन फॉर एवरीथिंग, बट जब वो सिचुएशन आएगी तब मैं उस समय डिसाइड करूँगी। अच्छा, अब एज एन एक्टर, अभी जैसे हम बात कर रहे थे इसके पहले कि बड़ी सारी आप फिल्में भी देखते हो, बड़े सारे मास्टर क्लासेस भी अटेंड करते हो, और मुझे लगता है दैट ग्रोज यू एज एन एक्टर, कि आप जब एक्सपीरियंसेस सुनते हो बड़े बड़े डायरेक्टर्स के या ऐसे लोगों के जिन्होंने बहुत अच्छा सिनेमा बनाया है, तो कहीं ना कहीं आपको समझ में आता है कि भाई दुनिया में क्या काम चल रहा है। तो आप किस तरह का कंटेंट खुद कंज्यूम करते हो? क्या कुछ आपकी जो, जैसे अभी यू बीन टू येलोस्टोन फिल्म फेस्टिवल, हम अभी जिक्र कर रहे थे, बड़ी सारी, आपने मुझे एक फिल्म अभी बता दी, पी फॉर पेपराजी, जो आई एम वेरी एक्साइटेड टू वॉच आल्सो। मुझे इतना अच्छा लगा, और मैं एक्चुअली वो सारे पेपराजी वाले हमारे जो कैमरामैन बिहाइंड द कैमरा सारी टीम होती है, तो वो देख और उन्हीं के साथ बैठ के हमने कल फिल्म देखी है येलोस्टोन फिल्म फेस्टिवल में। इतना अच्छा लगा, वो लोग इतने एक्साइटेड थे अपने आप को क्या मेन किरदार मनोज yes. को देखकर। मनोज स्टिल वाला। हाँ, तो वो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और मैं तो बिल्कुल मामी फिल्म फेस्टिवल नहीं छोड़ती हूँ, इस साल नहीं हो रहा है, मैं बहुत डिसअपॉइंट हुई कि वाई दिस फिल्म फेस्टिवल इज़ नॉट हैपनिंग। उसी मामी देखते देखते मैंने मूवी भी अब सब्सक्राइब कर लिया है कि इस तरह की इंटरनेशनल सिनेमा देखने को मिले। आई कंज्यूम ऑल काइंड ऑफ सिनेमा। मेरा मतलब मुझे ना इंटेलेक्चुअल मूवीज़ भी पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं जो मुझे समझ आ जाए वैसी। और मुझे राजू हिरानी वाली फिल्में जोन बहुत पसंद है। यहाँ पे ना कॉमेडी के साथ साथ मैसेज, मुन्ना भाई, थ्री इडियट्स, हाँ मतलब मेरी बड़ी फेवरेट मूवीज़ में से एक है, क्योंकि वो मुझे ऐसा लगता है ना मस्ती मस्ती में कोई ऐसी गहन बात कह दो तो ऑडियंस या आम जनता, या अगर मैं उसको और भी बड़े पैमाने में देखूँ हमारा देश, मस्ती मस्ती में एंटरटेनमेंट के साथ साथ एक मैसेज तो लेके जाए जिससे शायद हम ह्यूमैनिटी में एक इजाफा हो जाए। कुछ ऐसा मेरा मतलब, मैं भी अभी हाल ही में मैंने लिखना भी शुरू किया है। अगर मैं लिखूंगी तो कुछ ऐसे ही लिखूंगी कि कुछ तो छुए दिल को और कुछ तो बदलाव आए आपके अंदर, एक पॉजिटिव। साउथ सिनेमा भी कंज्यूम करते हैं? हाँ, मुझे बहुत बहुत पसंद है। मतलब जिस तरह का सिनेमा मलयालम इंडस्ट्री और ज़माने भर का साउथ सिनेमा बना रही है, क्या कमाल के कंटेंट है उनके। मतलब अभी हम टूरिस्ट फैमिली की तो बात कुछ ही कर रहे रिकमेंडेशन थे। परिधि की तरफ से? हाँ, डेफिनेटली यू शुड वॉच टूरिस्ट फैमिली, व्हाट अ फिल्म। एक पर्दा फिल्म है, मुझे बहुत ही ज़्यादा ये तो मैं भी देखने वाला हूँ। हाँ, ये आपने मुझे रिकमेंड की है तो मैं भी ज़रूर देखूँगा। आई नो, मतलब उसका एक ऐसा मोमेंट आता है उस फिल्म में, कंडीशनिंग पर है कि एक औरत है जिसको ना कंडीशन किया गया है बहुत टिपिकल पैट्रियार्कल माइंडसेट में कि उसको पर्दा डालना है, ये सही है। उसके दिमाग में ये चीज़ मतलब सिर्फ पर्दा नहीं है, उसकी काफ़ी चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं कि आप अपने आप को पर्दे में रखो, वो सही है एक औरत के लिए। और एकदम ऑपोजिट फीमेल है जो कि कहीं ना कहीं रिवॉल्व कर रही है टिपिकल पैट्रियार्कल माइंडसेट को। अब ये दोनों, एक ऐसा पड़ाव आता है मूवी का जब ये दोनों औरतें मिलती हैं, तो और इनकी मतलब एक कहना है ना कि एक मेल फीमेल नहीं, एक दो आइडियोलॉजीज़ की लव स्टोरी, कि कैसे ये दो औरतें एक एकदम कंडीशन माइंडसेट से आ रही है, एकदम लिबरेटेड माइंडसेट से आ रही है, इन दोनों का मिलना, और कैसे एक दूसरे को वो इन्फ्लुएंस करते, कैसे दोनों एक दूसरे के वर्ल्ड को समझते हैं, क्या कंटेंट बनाते हैं, क्या लिखते हैं, किस तरह की मूवीज। अच्छा, जैसे हम एज ए जर्नलिस्ट हम अलग अलग तरह का सिनेमा देखते हैं कि भाई कंपेयर करते हैं कि यहाँ कैसा बन रहा है, वहाँ कैसा बन रहा है, रिकमेंड भी करते हैं लोगों को। एज एन एक्टर आपको कितना फ़ायदा होता है जब आप डिफरेंट तरह की चीज़ें देखते हैं? बहुत, आपका होराइजन इतना ओपन ब्रॉड होता है, इतना आपके अंदर इंसाइट्स आते हैं। अभी मैंने एक मूवी देखी थी, मार्चिंग इन द डार्क। मैंने, आप ये भी ज़रूर देखिएगा, ये एक डॉक्यूमेंट्री है बेसिकली। तो मैं वही कह रही हूँ ना, एज एन एक्टर मुझे आज तक सबसे ज़्यादा इंस्पायर किसी ने किया तो वो एक फार्मर है
उस डॉक्यूमेंट्री की, संजीवनी नाम है उनका। और उनकी ये स्टोरी बेसिकली इस चीज़ पर है कि जो फार्मर्स सुसाइड कमिट कर लेते हैं वो तो चले जाते हैं, उसके बाद जो औरतें हैं अब जो घर संभाल रही हैं, वो कैसे अपने परिवार को अब आगे बढ़ा रही हैं, कैसे वो घर को संभाल रही है, कैसे उनका खुद के छोटे छोटे सपनों को पूरा कर रही है, और जो विडो वाला एक अगेन जो माइंडसेट है उससे कैसे वो फाइट कर रही हैं, और तो संजीवनी पढ़ना भी चाहती हैं। तो इतनी कमाल की वो स्टोरी है, डॉक्यूमेंट्री है। और किंगशुक सर्जन करके एक डायरेक्टर हैं, उन्होंने बनाई है। आई थिंक वो हांगकांग, जापान और भोपाल में भी वो रहते हैं, ऐसा कुछ मैंने पढ़ा था उनके बारे में। तो मैं इतनी इंस्पायर हुई, मैंने कहा इतना हम आजकल क्राफ्ट पे काम करें, इंटरनल एक्टिंग, और है ना कि वो एक्टिंग दिखे नहीं, बस अंदर आपके आँखों। नवाज़ का एक इंटरव्यू मैंने सुना था कि आजकल अब इस लेवल पे एक्टिंग को हम डिस्कवर कर रहे हैं कि वो आँखों में भी ना दिखे, वो अंदर ही अंदर इतना इंटरनल। जब मैंने ये डॉक्यूमेंट्री देखी, संजीवनी को देखा, वो तो परफॉर्म नहीं कर रही थी, वो तो जी रही थी मोमेंट, और वो डायरेक्टर कैप्चर कर रहे थे। पर मुझे यही तो है जो मैं अचीव करना है। तो एक फार्मर ने मुझे इतना इंस्पायर किया एज एन एक्टर। तो ये कई बार ऐसा नहीं होता, मतलब ऐसी आपसे बात करते हुए मेरे दिमाग में आया कि लेट्स सपोज आप बड़ी तरह का सिनेमा देख रहे हो, अब हम तो जर्नलिस्ट हैं, हमको तो कोई एक्टिंग तो करनी नहीं है जाके। तो जब मान लो आपने 25 तरह की फिल्में देख ली जिनमें कोई इंसान पुलिस वाला बना है, फिर आपको एक पुलिस वाले का किरदार ऑफर होता है, तो वो रेफरेंस दिमाग में नहीं रह जाता, मतलब उसको निकालना, क्योंकि आप मतलब यू आर, मतलब मैं जो समझ पा रहा हूँ कि आप बहुत बड़े मूवी बफ हो, मतलब बड़े दिन बाद मुझे कोई ऐसा बंदा मिला है जिसने मतलब बड़ी सारी फिल्में बता रहा है मुझे। तो वो नहीं होता कि रेफरेंस दिमाग में रह जाता है कि यार कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा या वैसा तो नहीं, क्योंकि कुछ किरदार छप जाते हैं दिमाग में। वो एज एन एक्टर, मतलब मैं आपसे जानना चाहूँगा, मुझे इस बात की कोई नॉलेज नहीं है बिकॉज आई एम नॉट एन एक्टर, आप बताओ कि मतलब ऐसा होता है? नहीं, मुझे लगता है कि इसके बड़े सारे पहलू हैं। एक तो ये पहलू है कि ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि आप, नहीं होना तो नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये तो एक चैलेंज रहता है कि आप इंस्पायर हो सकते हैं। आप, जब मैंने जोधा भी किया था, उसका भी इंस्पिरेशन बहुत सारे ऐश्वर्या के पहले मुगले आजम में भी हमने देखा हुआ था। पर है ना, आप वही तो होता है कि एक्टर के लिए बहुत ज़रूरी है कि उनकी खुद की एक पर्सनालिटी हो। तो जब आप ज़माने भर की चीज़ें देख लीजिए, समझ लीजिए, उसे ग्रहण कर लीजिए, पर जब आप उस किरदार में हैं तो आपका अपना कुछ आना चाहिए। और वही एक एक्टर की सबसे बड़ा मेरे ख्याल से अचीवमेंट है कि वो इन इन्फ्लुएंसेस को देखे, बट उसका इम्पैक्ट अपने ऊपर होने दे। और इसके लिए मुझे लगता है रियाज भी बहुत ज़रूरी है। इसलिए एज एन एक्टर मैं बहुत रियाज भी करती हूँ। मतलब हमारे थैंकफुली मुंबई में से अपॉर्चुनिटीज़ है, ऐसे आर्टिस्ट कलेक्टिव अतुल मुंगिया सर का है, रुपेश टिलू सर के, ऐसे स्पेसेस हैं जहाँ पे आप हर वीक या हफ्ते में 2 बार जाकर वहाँ पे आप रियाज़ करिए एक्टिंग पे। और ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जो बार बार आप इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, फिर कई बार आप वो मैनरिज्म आने लगता है आपके अंदर, उसी को हटाना और आपके अंदर का जो रियल इम्पल्स है उसको कैच करना, इसमें रियाज भी लगता है। और इसमें बहुत थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि मेरे परफॉर्मेंस में इन्फ्लुएंस नहीं, मेरा खुद का कुछ सच्चापन होना चाहिए। तो अब एक फिल्म तो आप श्रीनगर में शूट करने वाली हैं, तो अभी नेक्स्ट उसी पे पूरा फोकस है? हाँ, उसकी तैयारी चल रही है? बिल्कुल। किरदार पे जो है काम चल रहा है, तो मतलब वो तो खैर अभी हम इतनी डिटेल में बात नहीं कर सकते, बट होपफुली नेक्स्ट व्हेन वी आर मीटिंग तो हम उसकी भी बात करेंगे और कुछ और रिकमेंडेशंस भी आपको मुझे देनी पड़ेंगी। बिल्कुल। क्योंकि बड़े टाइम बाद मुझे किसी ने फिल्में रिकमेंड की हैं, नॉर्मली मैं ही रिकमेंड करता हूँ, यार ये देख लो। सो थैंक यू सो मच, इट वाज सो लवली टॉकिंग टू यू। एंड एक बहुत ही अलग टेंजेंट पे बात हुई, फिल्मों की, क्राफ्ट की, जो कि थोड़ी कम होती है कई बार। थैंक गॉड। बट इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू। और जो आपकी रिकमेंडेशंस हैं वो मैं ज़रूर देखने वाला हूँ। एंड मेरी रिकमेंडेशन पे आप लालो देखिएगा। अच्छा, हाँ, गुजराती में है। हाँ। आप तो गुजराती शायद समझ जाती होंगी। हाँ, मैं जब अहमदाबाद में रह रही थी, मैं पढ़ना तो सीख गई थी गुजराती। तो अब काफी गुजराती मैंने कभी गुजराती फिल्म नहीं देखी, बट मुझे समझ में आ गई। मतलब क्योंकि उतनी टफ लैंग्वेज है नहीं है, ठीक है, मुझे समझ में आ गई, बट इट्स एन एक्सपीरियंस। आप जरूर देखिएगा, क्योंकि सोचिए 50 लाख की फिल्म 50 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है, तो कुछ तो अच्छा बनाया होगा। तो ये आप मेरी रिकमेंडेशन पे देखिएगा, आपकी रिकमेंडेशन पे मैं देखता हूँ। थैंक यू सो मच एंड सी यू सून। थैंक यू।